Hello everyone, myself Santosh Chaube. We are celebrating the 77th anniversary of our independence. This is the day of celebration, this is the day of commemoration, this is the day of glorification, this is the day of rejoice. यह खुशियों का त्यौहार है, यह हर्षोल्लास का त्यौहार है, यह एक ऐसा त्यौहार है जिससे अपने देश का गुणगान किया जाना चाहिए। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि भारत ऐसे तो 30 त्योहारों का यह देश है और यहाँ पे जितने भी 30 त्योहार मनाए जाते हैं सभी इसके कुछ विशेष वर्ग या संप्रदाय के लोग ही मनाते हैं, लेकिन एक ऐसा पर्व है जिस पर्व को भारत का हर एक व्यक्ति, जो भारत की 1 अरब 38 करोड़ जनसंख्या है, हर एक व्यक्ति का तीज त्योहार है यह, और निश्चित रूप से इसे हम लोग को मनाना चाहिए। आइए मैं आपसे बात करना चाहूंगा। देखिए यह समय है, यह समय जो है किसी भी राष्ट्र के जीवन में बड़ी मुश्किलों से प्राप्त होता है। यह बड़े ही लोगों के त्याग तपस्याओं, बड़े लंबे समय के बलिदानों का परिणाम होता है और निश्चित रूप से यह जो हमें मिला है, आजादी जो हमें मिला है, इस आजादी को हमें बहुत ही खुशियों के साथ मनाना चाहिए। और मैं अपनी ओर से, अपने विद्यार्थियों की ओर से संपूर्ण देशवासियों को यह जो इंडिपेंडेंस डे है, इस इंडिपेंडेंस डे की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। चलिए मैं यहाँ पर आपसे कुछ बातें करने वाला हूं और जो बातें करने वाला वो यह करने वाला हूं कि क्यों हमें इसे मनाना चाहिए, और दूसरी बात यह है कि अभी क्या चुनौतियां हमारे देश के सामने जिससे हमें पाने की जरूरत है। आइए हम बात करते हैं। देखिए मैं बताना चाहूंगा कि व्हेन इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस वी हैड प्लोथरा प्रॉब्लम्स टू बी सॉल्व्ड एंड दैट प्रॉब्लम्स डिमांडेड द ओवरऑलिंग ऑफ इंटर सोशियो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया। जब हमारे देश को आजादी मिली, हमारे समक्ष ढेर सारी समस्याएं मुंह बाय खड़ी थी। हमारे समक्ष जो है बहुत सारी समस्याएं थी और इन समस्याओं का समाधान देश के सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में बदलाव करके ही हम ला सकते थे, और हमने इसमें बदलाव किया। मैं बताना चाहूंगा कि जब हमारे देश को आजादी मिली 1947 में 15 अगस्त 1947 को जब देश आजाद हुआ, तो उस समय भारत में अनाज का जो उत्पादन था वो मात्र 38 लाख मीट्रिक टन होता था। आज हम 330 लाख मीट्रिक टन अनाज का उत्पादन कर रहे हैं। यह न सिर्फ हमारे देश की जनता को खिलाने के लिए काफी है, बल्कि हम दुनिया के दूसरे देशों के कुछ जनता का भी पेट इसके माध्यम से भर रहे हैं। दूसरी बात है कि जहां तक शिक्षा की बात है, भारत में जो शिक्षा है, यह शिक्षा जो है उस समय 1947 में भारत में शिक्षा सिर्फ 18% लोगों के पास थी। आज ये संख्या जो है 80% हो गई है। यदि हम 2011 की जो अंतिम गणना अभी तक हुई है उसकी बात भी कर लें तो भारत में 74% लोग जो है लिटरेट हो चुके हैं। निश्चित रूप से भारत की जो लिटरेसी रेट है इस कारण से, और भारत में जो एजुकेशन सिस्टम है उसको मिला दिया जाए तो भारत की जो एजुकेशन सिस्टम है वो दुनिया की 2nd लार्जेस्ट एजुकेशन सिस्टम है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि भारत में आजादी के समय भारत में सिर्फ 40 कॉलेज थे। आज कॉलेज की संख्या जो है 800 हो गई है। आजादी के समय भारत में मात्र 39,000 ही आपके प्राइमरी स्कूल थे। आज संख्या बढ़कर के 12 लाख हो गई है। भारत में जिस समय भारत की आजादी पाई उस समय यदि हम बात करें तो भारत में जो इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन था, जो विद्युत का उत्पादन होता था, वह सिर्फ 1400 मेगावाट हम लोग करते थे। आज स्थिति यह है कि हम कर रहे हैं आपका 1,75,000 मेगावाट बिजली का, 17,50,000 मेगावाट बिजली का हम उत्पादन कर रहे हैं। भारत की जो जीडीपी थी उस समय थी आपकी 2.17 लाख करोड़। आज की जो भारत की जो जीडीपी है यह बढ़ करके आपकी 317 लाख करोड़ हो चुकी है। भारत में प्रति व्यक्ति आय जो है उस समय थी 265 रुपए, आज यह 1,28,829 रुपए हो चुका है। भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की नॉमिनल जीडीपी के आधार पर 6ठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, और परचेजिंग पैरिटी के हिसाब से भारत की अर्थव्यवस्था जो है दुनिया की 3री सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। और यदि हमारी रफ्तार यही चलती रही तो 2035 तक भारत की जो अर्थव्यवस्था है वह नॉमिनल जीडीपी के आधार पर दुनिया की 3री सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हो जाएगी। हम लोग दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं। हमारी जो प्रणाली है, यह हमारी प्रणाली जो है लोकतांत्रिक प्रणाली दुनिया के लिए एक उदाहरण है, एक एग्जाम्पल है। भारत का संविधान दुनिया का सबसे विशाल संविधान होने के साथ साथ यह दुनिया का सबसे सफल संविधानों में से भी एक है। तो निश्चित रूप से दीज आर पॉइंट्स ऑन विच वी कैन बोस्ट, या वो पॉइंट हैं जहां पे हम अपने आप पर गर्व महसूस कर सकते हैं, जहां हम कह सकते हैं कि हमने बड़ी हमने तरक्की की है। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर स्टूडेंट्स, देयर आर अदर साइड ऑफ द कॉइन, सिक्के का दूसरा पहलू भी है।
हमारे देश के लोगों ने जिस आज़ादी को पाने के लिए, जिस आज़ादी में अपने संघर्ष में अपने प्राणों का बलिदान कर दिया, अपने परिवारों की खुशियों की को न्यौछावर कर दिया, हमारे भविष्य को बनाने के लिए उन्होंने अपने वर्तमान की कुर्बानी चढ़ा दी। क्या उनका उनका जो आज़ाद देश था, वो आज़ाद देश ऐसा ही था क्या? मैं आपको बताना चाहूंगा कि फैज अहमद फैज की जो एक पंक्ति, कविता की एक पंक्ति मैं यहाँ पर आपके सामने रखना चाहूंगा कि ये दाग दाग उजाला, ये सब गजीदा सर, जिसका इंतजार था हमें वो शहर तो नहीं। वो कहते हैं कि जिस हम सुबह का इंतजार कर रहे थे, जिस आजादी का इंतजार कर रहे थे, आजादी मिली, लेकिन हम वो आजादी नहीं है। कारण इसका देखो बताना चाहूंगा। आज हम 2023 में अगर बात करें तो भारत की जनसंख्या जो है लगभग 1 अरब 38 करोड़ हो चुकी है। जिस समय भारत को आजादी मिली उसमें मात्र भारत में 33 करोड़ लोग रहते थे, मतलब लगभग 1 अरब से भी अधिक जनसंख्या भारत में जुड़ चुकी है। महंगाई की बात करेंगे हम लोग तो भारत की जो महंगाई है 1947 के आधार पर देखा जाए तो आज अगर महंगाई की बात करें तो यह महंगाई जो है 20 गुना बढ़ गई है। 20 गुना बढ़ गई है। $1 जो है वह का बराबर 4 रुपए होते थे, आज $1 बराबर 83 रुपए हो चुके हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर हम ग्लोबल हंगर इंडेक्स की बात करें, यदि हम वैश्विक भूख जो है या सूचकांक की बात करें, तो मैं बताना चाहूंगा कि भारत का स्थान जो है 107वां है। मतलब दुनिया की अगर बात करेंगे तो अगर हम भूख की भुखमरी की बात करें तो दुनिया में जो है 106 ऐसे देश हैं जहां पे भारत से कम भूखे लोग रहते हैं, जहां पे भारत से कम भूखे लोग रहते हैं। यदि हम भारत में ग्लोबल पॉवर्टी इंडेक्स की बात करें, यदि वैश्विक गरीबी सूचकांक की बात की जाए तो मैं बताना चाहूंगा कि भारत का स्थान जो है इसमें 66वां है। मतलब 65 ऐसे दुनिया के देश हैं जो भारत से कम गरीब हैं। इसी प्रकार से बताना चाहूंगा कि जो ग्लोबल आपका जेंडर गैप इंडेक्स है, इसमें भी भारत की स्थिति बहुत खराब है। मतलब जो स्त्री और पुरुष के बीच में भेदभाव है, जो हम स्त्रियों के एम्पावरमेंट की बात कर रहे हैं, मैं बताना चाहूंगा कि इसमें हमारी स्थिति खराब है। दुनिया के 146 देशों में हमारा स्थान जो है 135वां है, 135वां है। यदि हम दुनिया की बात करें कि दुनिया में जो आपका जो हैप्पीनेस इंडेक्स है, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स, तो ग्लोबल हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत का स्थान जो है 136वां है। मतलब दुनिया में 135 देश है जहां पे भारत से अधिक खुशहाली है। यदि हम बात करें अनएम्प्लॉयमेंट रेट की बात करें तो भारत का स्थान जो है बहुत ही बुरा है, 18वां है। मतलब दुनिया में सिर्फ 17 ऐसे देश हैं जहां पे बेरोजगारी की दर भारत से अधिक है। यदि हम बात करें करप्शन परसेप्शन इंडेक्स की तो भारत का इसमें स्थान जो है वह 84वां है, 85वां है। भारत से 84 ऐसे देश हैं जहां पे भ्रष्टाचार कम है। क्या हम ऐसा ही मुल्क चाहते थे क्या? यहाँ पे जातियों के नाम पर, धर्म के नाम पे लड़ाई झगड़े होते हैं, कत्लेआम किया जाता है। और सबसे बड़ी बात है कि जो दलित है, जो पीड़ित है, जो कुंठित है, उसकी सुरक्षा की कोई यहाँ पे गारंटी नहीं समझ में आ रही है। सबसे बड़ी बात यहाँ की है कि दुनिया के तमाम जो रेटिंग एजेंसियां हैं वो भारत के वर्ल्ड प्रेस जो इंडेक्स है उसके बारे में कहती हैं कि 180 देशों की बात करें तो भारत का स्थान जो है इसमें 150वां है। और ये कहना चाहूंगा कि भारत को डिक्लेयर किया गया है कि मोस्ट डेंजरस कंट्री फॉर द जर्नलिस्ट। ये पत्रकारों के लिए एक बहुत ही आपका जो है खतरनाक देश है। तो मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा कि इसके लिए जिम्मेवार कौन है। इसके लिए जिम्मेवार सबसे पहले मैं कहूंगा कि जिम्मेवार हम सभी लोग हैं। वी हैव अ ह्यूज पावर इन डेमोक्रेसी। लोकतंत्र में आपके पास बहुत अधिकार होता है और वह अधिकार होता है अपनी सरकार को बनाने की कि आपके पास अधिकार है। कुछ जो लोगों को आप बनाना चाहते हो, जिनको हटाना चाहते हो, वो अधिकार आपके पास है। लेकिन आप विकास के नाम पे वोट नहीं करते, आप वोट करते हो जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे। मैं कहना चाहूंगा हम सब लोग जो है निश्चित रूप से मानसिक रूप से एक बीमार लोग हैं, जिसके बीमारी का सबसे बड़ा कारण है या तो हम जातियों में जुड़े हुए लोग हैं, या धर्म से जुड़े हुए लोग हैं, या हम किसी अन्य मुद्दे पर जुड़े हुए लोग हैं, लेकिन हम विकास से जुड़े हुए लोग नहीं है। और जाहिर सी बात है, जो आएगा, जो जीतेगा, कोई जीतेगा, कोई हारेगा, जो जीतेगा वो जान मारेगा। मेरी भाइयों, मेरी बहनों, राजनीतिक पार्टियों के पास व्यवस्थाएं होती है, आपका रुख जिधर की होगा वो वैसा ही कहना चाहेंगे, क्योंकि अंततः सत्ता में आने के लिए कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा। और जाहिर सी बात है कि वही करेंगे जो आपके मन को भाता है। मैं आपको बताऊं कि अगर हम बात करें 77 साल में तो लगभग 55 साल
जो है कांग्रेस ने राज्य किया और बाकी बाद में भारतीय जनता पार्टी और उन लोगों ने किया। 70% भारत के शासन का 70% जो है कांग्रेस ने राज चलाया है और लगभग 30% जो भारतीय जनता पार्टी और उनके समर्थन की पार्टियों के द्वारा चलाया गया। कोई भी पार्टी ये नहीं कर सकती, न कांग्रेस न भारतीय जनता पार्टी, हम दूध के दूल्हे हैं, क्योंकि 30 साल भी कम नहीं होता। और जाहिर क्योंकि भारत का जो जीवन है, स्वतंत्र का जीवन है, इसमें जो 30% का समय है यह भी कम नहीं है और 70% तो खैर बहुत ज्यादा ही है। तो मैं यहाँ पे ये कहना चाहता हूं कि देखिए, इन सब के पीछे जो सबसे बड़ी वजह है, सबसे बड़ी वजह वो खुद हम हैं। हमें विकास के नाम पर ही आगे आना चाहिए, हमें विकास के साथ में ही चलना चाहिए और सबसे बड़ी बात है, हमें सिर्फ मानवता के आधार पर एक दूसरे से जुड़ना चाहिए, हमें सच्चाई के आधार पर जुड़ना चाहिए, हमें ऐसे लोगों के लिए खड़ा होना चाहिए जो लोग सच्चाई के लिए, अच्छाई के लिए जी रहे हैं। हमें ऐसे लोगों के लिए खड़ा कभी होना चाहिए जो भाई भतीजावाद के कारण से या फिर क्षेत्रवाद के कारण से या धर्म के कारण से या फिर जाति कारण से आपसे किसी प्रकार का कोई भी संबंध रखते हो। तो मेरी एक छोटी सी कविता में प्रस्तुत करना चाहूंगा आप लोगों के लिए कि आजाद है मुल्क फिर एक कैसी जुल्म की इंतहा हो रही है, आजाद है मुल्क फिर एक कैसी जुल्म की इंतहा हो रही है। अंग्रेजों ने हमको लूटा, हमें बर्बाद किया, इस बात समझ में आती है, लेकिन अपने ही लोग जब हम अपने लोगों के सामने ही हमें बोलने में, हमें कुछ भी कहने में हमें अगर दिक्कत आ रही है तो जाहिर सी बात है यह आजादी जो है किस प्रकार की आजादी है। आजाद है मुल्क फिर एक ऐसी जुल्म की इंतहा हो रही है और सारी अच्छाइयां अब न जाने कहां फना हो रही है। रोती है चिरागें कि अब की दिल में अंधेरों का एक ऐसा मौज है और भंवर में डूबती है किश्तियां अब नहीं करती साहिल की खोज है। हैवानों की हैवानियत से इंसानियत अब शर्मसार है, हैवानों की हैवानियत से इंसानियत अब शर्मसार है। प्यार के नाम पर कहीं व्यापार तो कहीं व्यभिचार है। कत्ल करने वाले कत्ल कर खुद कातिल का पता पूछते हैं और खुद को प्यार की मूरत और दूसरों को बेवफाई की मूरत कहते हैं। और जाति धर्म के नाम में लोकतंत्र तिल तिल कर मर रहा। हर किसी के जुबान पर एक ही बात है कि यह देश में ये गांधी और आजाद के देश में ये सब क्या हो रहा है, ये सब क्या हो रहा है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं आपसे ये बताना चाहता हूं, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हमारे आजाद जी ने, हमारे भगत सिंह जी ने, हमारे महात्मा गांधी जी ने, उन्होंने अपने प्राणों का बलिदान इसलिए नहीं किया कि हम इस देश को तार तार कर दें, इसलिए किया इस देश की तरक्की हो, हम एक दूसरे के बारे में सोचें। लेकिन यहाँ पर मैं कहना चाहता हूँ कि यहाँ पे गरीब जो है गरीब होता चला जा रहा है और अमीर की अमीरी बढ़ती चली जा रही है। गरीबी अमीरी की खाई को बढ़ाने के लिए अगर कोई भी जिम्मेवार है तो निश्चित रूप से मैं कहना चाहूंगा जिम्मेवार हम कुछ हद तक हम हैं और जिम्मेवार कुछ हद तक जो है सरकारें हैं। भगत सिंह जी की आत्मा इसी भारत की वादी में भटकती है और कुछ कहती है कि क्या जानो देशवासियों कि क्या खोया हमने इस आजादी में, आज भी शक्ति हमारी आत्मा इसी भारत की वादी में। उन्होंने लाख लूटा हमको, तब अंग्रेजों ने लाख लूटा हमको, पर लूटा ना कभी अपने देश को। उनसे भी जहरीले हम कि डस रहे खुद ही अपने परिवेश को। मत बहाओ इस देश की दौलत को राष्ट्रीय महोत्सवों के नाम पर, एक दिल का दिया ही काफी है। इन खुशियों के शाम पर मां का भाल सदा ऊंचा रहे, विकास का मार्ग न रुका रहे। तुम रहो ना रहो पर तिरंगा न कभी झुका रहे। जय हिंद, जय भारत। और मैं जाते जाते, मैं यह क्लास को खत्म करते करते मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूं कि भारत में पिछले अगर हम बात करें तो पिछले 27 सालों में 42,000 भारत के सैनिकों ने अपनी शहादत दी है। उन सैनिकों के सैनिक जो है वो कुछ आपसे कहना चाहते हैं और मैं आपको यहाँ पे ये कहना चाहूंगा कि वो क्या कह रहे हैं आपसे, आप इसको सुनो। दो साथियों हम चलें अपने दिल अपनी जान, क्या किसी का रहे अपना हिंदुस्तान। जिए हम मरे इस वतन के लिए, इस चमन के लिए, ताकि जीते रहें हमेशा यहाँ तो साथियों। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच। नमस्ते।